लास्ट टॉपिक जो था उसी को आज हमें पढ़ना है। लास्ट टॉपिक ये शिफ्ट वाला। तो एक बार जल्दी से मैं आपको शिफ्ट समझा देता हूँ। ये ऑलरेडी हमने क्लास 10 में पढ़ा था। मान लीजिए ये कंटेनर है ऐसा, ठीक है, और आपने इस पर कहीं पर बीच में कहीं पर कॉइन रखा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप इसको देखोगे तो कॉइन आपको कहाँ दिखेगा? पूरा इस पोजीशन पर दिखेगा कॉइन। बट क्लास 10 में आपने क्या सीखा कि अगर हम इस पर पानी भर दें, है ना, तो व्हाट विल हैपन टू दिस? ये जो कॉइन है यहां ना दिखकर थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था। तो ये जो हुआ ना, इसी को क्या बुलाते हैं हम? शिफ्ट। ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या निकाला था हमने? तो ध्यान से देखेंगे हम। अगर मान लो मीडियम का थिकनेस टी है ना, तो इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से, ये रेड वाला हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी बच्चा? टी। और डेराइव करके हमने लास्ट क्लास में क्या निकाला था कि ये वाली दूरी क्या होती है? टी बाय म्यू। ठीक है। ये वाली दूरी क्या होती है? टी बाय म्यू। ये हमने डेरिवेशन से निकाला था। अभी बस खाली याद रखना कि ये टी बाय म्यू होता है। ओके। तो एक बात बताओ बेटा, ये नहीं करा था हमने लास्ट क्लास में कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट जो है पहले रेड पर था, अब ग्रीन पे चला गया, तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया? मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज कितना ऊपर गया? बता सकते हो? मैथ्स है वो तो, फिजिक्स तो खत्म हो गया। देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर था बेटा? टी पर। इमेज कितने दूरी पर है? टी बाय म्यू पर। तो कितना ऊपर गया? टी माइनस टी बाय। टी अगर कॉमन ले लें, आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो ये लिख लो, ये नहीं था लास्ट क्लास में। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? टी बाई म्यू जो फॉर्मूला आता है वो किधर से आता है? टी बाई म्यू सरफेस से। ठीक है। और ये जो फॉर्मूला आता है ये किधर से आता है? बेस से। ये ध्यान रहेगा आपको। दोनों ध्यान रखना। ऊपर से कितनी दूरी आएगी और नीचे से कितनी दूरी आएगी। लोगों को ये भी, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आ रही है, यार सर ने तो टी बाई म्यू पढ़ाया, यहाँ टी वन माइनस म्यू कैसे आ गया? दोनों सेम ही चीज है। ऊपर से दूरी क्या कर रहे हो? टी बाई म्यू। नीचे से टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि ये तो मैथ्स है। बाकी टी बाई म्यू कैसे आया था ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी आपको बस खाली टी बाई म्यू याद रखना है कि आता है वैसा। कहां से? सरफेस से। ठीक है। चलो। तो इस चैप्टर में अभी तक चीजें एकदम क्लास 10 में जो आपने पढ़ा, थोड़ा सा मैथ्स लगकर अभी तक चीजें नॉर्मल चल रही थी। अब जो चीज है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये चीज आपने नहीं किया है। ठीक है। तो इस डिफिकल्ट पोर्शन को हम क्या करेंगे? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को याद करेंगे, ठीक। डेरिवेशन भी करेंगे उसका, लेकिन अभी नहीं करेंगे डेरिवेशन। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को याद करेंगे, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो सीखेंगे, और फिर अगली क्लास में हम उसका डेरिवेशन भी सीख लेंगे। तो पहले
किस चीज का फॉर्मूला याद करना है, ये ये फिगर बनाओ आप। ठीक है, ये फिगर, ये दोनों फिगर बनाइए। ये है क्या, एक बार देख लो पहले। ठीक है, अगर आप इस स्क्रीन को देखो जो आपके सामने में है, तो ये स्क्रीन कैसा है बेटा, फ्लैट है ना। स्क्रीन कैसा है, फ्लैट। स्क्रीन फ्लैट की जगह ऐसा कर्व भी हो सकता है, होने का तो हो ही सकता है। तो मान लो एक सरफेस अगर कर्व्ड हो गया, तो अब हम इमेज डिस्टेंस कैसे लिखें। देखो आपने लेंस के लिए पढ़ा है, 1/v - 1/u = 1/f। ये आपने लेंस के लिए पढ़ा, बट लेंस में कितने सरफेस होते हैं, दो कर्व्ड सरफेस होते हैं। हम क्या अभी करने वाले हैं, एक कर्व्ड सरफेस अगर हुआ तो इमेज डिस्टेंस कैसे आएगा, ये समझ में आया, पहले ही बताओ। आपने अभी तक दो कर्व्ड सरफेस पढ़े, ठीक है, हम क्या सीखेंगे अभी, एक कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन। तो जो आप डायग्राम बनाने वाले हो, आप एक कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन बनाने वाले का डायग्राम बनाने वाले। तो कर्व सरफेस ऐसा भी हो सकता है, कर्व सरफेस ऐसा भी हो सकता है। अब डायग्राम बनाओ, ये दोनों डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में हर चीज, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आसान आएगा, ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज होगा पूछने का ना, दैट विल बी डिफिकल्ट। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में जो कि मतलब आपका मतलब आप नहीं पढ़ के गए हो, सब पढ़ के जाएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि पिछले 2 साल से दे आर आस्किंग, मतलब लेंदी पेपर हो रहा है फिजिक्स का, एक तो पेपर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, उसके पीछे रीजन है। लोग जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आदत है। अब यहाँ थ्योरी पूछ रहा है, और थ्योरी में भी कौन सा थ्योरी, नॉर्मल नहीं कि डिराइव करो, वो सब नहीं। ठीक है, डेरिवेशन की जगह दे आर आस्किंग थ्योरी विथ कंसेप्ट। ठीक है, जैसे ऐसे ही कुछ पूछ लेगा कि कर्व सरफेस फ्लैट सरफेस में कैसा डिफरेंस है और क्या चेंजेस होंगे, इस तरीके से थ्योरी पूछ रहा है। आप समझ रहे हो। तो इसीलिए पेपर जो हो जा रहा है ना, वो थोड़ा अलग हो जा रहा है, तो लोग उसको टफ बोल रहे हैं। तो टफ नहीं है वो, आप पढ़ के जाओगे 4-5 बार ना, एकदम लगेगा कि यही सब चीज आपने किया है साल भर। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। करो, लिखो, बनाओ, डायग्राम बना के बस छोड़ देना है। हो गया डायग्राम। तो पहला वाला डायग्राम देखो, मैं डायग्राम पहले समझा दे रहा हूं। इसमें क्या है, कर्व सरफेस ऐसा है, ठीक, और आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, यहां पर। तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी। अब देखना ध्यान से, ये कैसे बना दिया, देखना ध्यान से बस। हमने क्या सीखा, कर्व सरफेस पर अगर मुझे रेज बनाने हैं, शुरू की क्लासेस में मैंने आपको क्या सिखाया, रेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना होगा, नॉर्मल। ठीक, अच्छा, ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस का कोई सेंटर होगा यहां पर, ये समझ में आता है। और हमने अर्लियर क्लासेस में क्या मेमोराइज करके रखा है कि अगर आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है तो उसको क्या करो, सेंटर से जोड़ दो। तो ये ग्रीन वाली लाइन आपको क्या देगी, नॉर्मल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि रे जो है,
अगर ये कर्व सरफेस नहीं होता तो क्लास 10 में आपने क्या सीखा? ये जो ऑब्जेक्ट से जो रे आता वो क्या होता? सीधा निकल जाता, अगर वो कर्व सरफेस नहीं होता तो। बट इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैन यू सी दैट? इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम यहां क्या कंक्लूड कर सकते हैं? म्यू 2 जो है म्यू 1 से बड़ा है, दिस विल बी मोर। ये समझ में आता है आपको बेटा? ये हो सकता है ये डायग्राम बनाने आ जाए अलग अलग कंडीशंस, तो ये समझ में आना चाहिए कि आपने रे को ऐसे ही क्यों कराया, ऐसे भी तो करा सकते थे। ये चीज समझ में आती है आपको? देखिएगा ध्यान से। हमने रिफ्रैक्शन का जो पहला क्लास करा था, अगर दो अलग अलग सरफेस नहीं होते तो ये लाइट रे क्या होता? सीधा निकल जाता। बट दो अलग अलग सरफेस हैं, तो लाइट के पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं। या तो इधर बेंड कर जाए या तो इधर बेंड कर जाए। और ये बेंडिंग हम कहां से नोटिस करते हैं? नॉर्मल से। तो सेम चीज हियर, इन्होंने लाइट रे को इधर क्यों बेंड कराया? ये मानकर कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा ही रे बना के दे दे और पूछे कि बताओ भाई म्यू 2 का वैल्यू क्या है म्यू 1 के कंपैरिजन में, या दोनों को कंपेयर करो, तो ये सब कर लोगे? ये बताओ। कभी भी, कभी भी आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे डायग्राम पर कंपेयर करना पड़ जाए ना बेटा, आप क्या करना ना, आप सबसे पहले क्या बनाना? नॉर्मल। और फिर आप क्या करना, जो लाइट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन है उसको बनाना, उसको डॉट 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 करके आगे बढ़ा देना। और फिर देखना कि जो एक्चुअल में लाइट रे जो दे रखा है क्वेश्चन में वो किधर गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। पता चल जाएगा कि दूसरा वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है या रेयरर है। बोलो बच्चा, ये समझ में आता है आपको? तो इन्होंने रे डायग्राम कैसे बनाया, क्लियर है आपको? बढ़िया। क्लास 10 में रिफ्रैक्शन के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आई होप आपको याद हो। लेकिन ये फॉर्मूला किसके रिफ्रैक्शन के लिए था? लेंस के। और लेंस क्या होता है? दो सरफेस जिसमें एक एटलीस्ट कर्व्ड होना चाहिए, है ना? हमने तो दोनों ही कर्व्ड के लिए पढ़ा। बट यहां पर मेरे पास कितना कर्व्ड सरफेस है? एक। तो लेंस को अगर आप देखो तो आधा लेंस टाइप का है। तो एक कर्व्ड सरफेस के लिए अगर मुझे यही फॉर्मूला लिखना पड़े, ये फॉर्मूला बेसिकली क्या दिखाता है बेटा आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, यही दिखाता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया जाए, फोकल लेंथ दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? वी को निकाल सकते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर एक ही कर्व्ड सरफेस है तो इसको तो हम लेंस बुलाएंगे नहीं। और ना ही ये मिरर है। मिरर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तभी तो लाइट रे इधर जाएगा ना बेटा। तो इसका मतलब फोकस जैसी नाम की चीज यहां पर नहीं आएगी। बट क्या यहां पर आएगा फॉर्मूले में? सरफेस जैसा भी हो है तो कर्व्ड ही। कर्व सरफेस का क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली दूरी क्या आती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्व्ड सरफेस का रेडियस, चाहे वो लेंस के लिए हो चाहे वो कर्व्ड मिरर के लिए हो, वो हमेशा क्या होगा? डिफाइंड होगा। फोकस होगा कि नहीं होगा, दैट विल डिपेंड। ओके। तो अब मिला जुला कर बात ये आती है, ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर कहीं अगर मान लो इमेज बना तो इमेज डिस्टेंस होता था, इमेज इधर भी बन जाए, बनने का तो दोनों में से किसी भी साइड बन सकता था। ठीक है। और साथ में इसका एक रेडियस होगा। तो बेसिकली जो फॉर्मूला अभी हम नोट डाउन करने वाले हैं वो इन्हीं तीनों के बीच का क्या है? रिलेशन है। ठीक है, इन तीन के बीच का रिलेशन है। तो अगर हम ये मान लें कि दिस इज योर मीडियम 1 और
जहां से रिफ्रैक्शन हुआ है उसका मीडियम क्या है, मीडियम टू। तो यू वी और आर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये वाला तो लिख लो। इसको डिराइव भी करेंगे क्योंकि है सिलेबस में, पहले याद करना है। ठीक, लिख लिया। अब मुद्दे की बात, ये वाला फॉर्मूला कब आएगा, ये तब आएगा इफ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो इसको अगर हम फर्स्ट मीडियम मान लें, इसको सेकेंड मीडियम मान लें, तब ये फॉर्मूला आएगा। अगर ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तब देखा जाएगा, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी कर, हम चेंज वाला भी करेंगे। तो इस फॉर्मूले के नीचे लिखो ये राइम, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। when ray of light is traveling from first medium to second medium, ऐसे कर एरो भी बनाना, ठीक है, उसको एरो भी बनाना, और फॉर्मूला हमेशा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद करना। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका है, कर्व्ड सरफेस के लिए है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस में हमने क्या सीखा कि फोकल लेंथ के जगह हम क्या यूज करते हैं, वो टर्म रेडियस। अच्छा, फिर हमने इस फॉर्मूले के लिए क्या सीखा कि लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट से सेकंड, ना कि सेकंड से फर्स्ट। ठीक है, अगर सेकंड से फर्स्ट हुआ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर है, सेकंड मीडियम में है, तो चीजें बदल जाएंगी और आपका जो साइन कन्वेंशन है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे लिए क्या है, ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपने किसके लिए लिखा, कर्व सरफेस के लिए लिखा। म्यू टू बाई वी माइनस मी वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन। याद करना आसान है, पहले म्यू टू, पहले म्यू टू, पहले म्यू वन, बाद में म्यू वन, बाद में म्यू वन। बस ये ध्यान रखना, यही गड़बड़ होता है। म्यू टू के नीचे वी, म्यू वन के नीचे यू, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूं। ऑर्डर दिख रहा है ना आपको, पहले म्यू टू, पहले म्यू टू, बाद में म्यू वन, बाद में म्यू वन, और बीच में यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो रटना इज आसान। अब बात आती है कि अभी तक तो हमने कर्व्ड सरफेस शुरू किया नहीं है, हम अभी तक कहां थे, कैसे सरफेस पर थे, फ्लैट सरफेस के ऊपर थे। तो अगर इस कर्व्ड सरफेस को मुझे फ्लैट बनाना है ना, इस कर्व्ड सरफेस को अगर मुझे फ्लैट बनाना है ऐसे सीधा, तो, तो मुझे ये बताओ इस फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होगा, ये तो कभी सीखा नहीं है आपने। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आप ही करोगे। सपोज दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, ठीक, तो इस कर्व सरफेस का सेंटर मान लो कुछ ऐसा, अगर सर्कल कंप्लीट कर दो तो, ठीक। Now suppose if the curved surface is like this, सेंटर अभी भी वही है, क्या बदला बेटा, रेडियस, बढ़ा कि घटा, बढ़ा। Suppose your curved surface is like this, क्या होगा, फिर बढ़ा। Suppose your curved surface is like this, क्या हुआ, फिर बढ़ा। ऐसे ही क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि कर्व सरफेस ऐसा हो गया, इमेजिन करना है।
बहुत बड़ी दूरी पर जो कर्व सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी दूरी पर, तो बड़ी दूरी का क्या मतलब हुआ, ये बनाओ, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये बनाओ। डन। तो इफ r is going to infinity, what will happen to 1 by r? बोलो। 1 बाय आर में r को आप बहुत बड़ा नंबर रख दो, तो 1 बाय आर विल टेंड टू व्हाट, जीरो। ये समझ में आता है आपको? यहां देख, if this formula is applied for flat surface, then what approximation can be used? Approximation क्या, r will be infinity, 1 by r will goes to what, जीरो। तो ये तो 1 by r ही लिखा हुआ है नीचे, तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है फॉर्मूला, दिस विल बिकम व्हाट, जीरो। अब बताओ क्या आएगा v का वैल्यू, करो करो, अब तो हो गया। v का वैल्यू चाहिए, आई वांट द वैल्यू ऑफ v। मैथ्स है, अब तो खत्म हो गया फिजिक्स। ठीक है, ये आया आपका v का वैल्यू, है ना? तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू जीरो। इसको राइट साइड लाओगे तो म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी। अब मुझे v चाहिए, तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u को इधर लाएंगे, तो इट विल बिकम दिस। ओके, इसके बगल में लिखो, दिस फॉर्मूला इज अगेन एप्लीकेबल फॉर विच पोजीशन, व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, लिखो। और ये आपने कौन से सरफेस के लिए लिखा है, कर्व सरफेस या फ्लैट सरफेस? फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब मुद्दे की बात।
म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वन भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, u का साइन और v का साइन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। दिख रहा है आपको? u और v का साइन विल बी सेम। लिखो इसको, ये भी लिख लेना। म्यू टू नेगेटिव नहीं हो सकता है, म्यू वन नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर u and v will be of same sign। ये तीसरे में मार्क कर लेना, थर्ड में इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, दिस इज पॉइंट नंबर 3। ओके। हाँ, नहीं नहीं, वी नेगेटिव नहीं होगा ना, या तो यू नेगेटिव होगा, वी तो आएगा। बोलो बोलो और कुछ, जो दिमाग में है पूछ लो भाई, ये चीज यहाँ पर। इसका एक ही मतलब होगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज रियल। यही मतलब है इसका, सेम साइन, एक साइड। होता था ना मिरर में, याद करो, यू और वी जो होते थे आपके, सॉरी लेंस में, मिरर क्यों जा रहा है, लेंस में, है ना, सेम साइन का यू और वी कब होता था, याद आया? जब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता था, क्लास 10 में आपने ये सीखा था। और सेम साइन का होने का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट वॉज रियल, इमेज वॉज वर्चुअल, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिख लो, क्या इंप्लाई करता है सेम साइन? ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज कैसा आएगा, वर्चुअल। वाइसी वर्सा, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज कैसा आएगा, रियल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन को हमें क्या रखना होगा, सेम। और साइन सेम क्यों होगा, क्योंकि म्यू टू और म्यू वन नेगेटिव नहीं हो सकते। ये थोड़ा आगे निकल गए, यहां तक सीबीएसई नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बट आजकल के समय पर कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है एक नंबर का पूछ ले, हो तो 5 नंबर का नहीं पूछे, हो सकता है एक नंबर का तो पूछ ही सकता है। तो ये आपको ना, ये कैसे होगा, ये 3-4 बार ना आपको पढ़ना होगा और फिर मेमोराइज करना होगा कि हाँ ऐसा होता है, तब ना जाकर इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं हम? हाँ, चलो, ये तो भूल जाओ, ये तो बाद में देखेंगे हम, अभी भी टाइम है, तो यही हो जाए। डाला नहीं क्या मैंने?
आप ना ऐसा करो ना, इसको करने के पहले पहले मुझे एक करवाना होगा आपसे, ठीक? चलो, तो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ विच सरफेस, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस? फ्लैट सरफेस। कब नहीं, कब अभी अभी आया नहीं, कब? कौन सा सरफेस? फ्लैट सरफेस। और फ्लैट सरफेस से कितने रिफ्लेक्शन? सिंगल रिफ्लेक्शन। यही है टॉपिक का नाम, अगर लिखना होगा तो लिख लेना नोट्स में। सिंगल रिफ्रैक्शन, कहाँ, यहां पर लिख लेना, ठीक है? जहां से ये मैंने शुरू करा, ये वाला, सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ फ्लैट सरफेस, यहां पर लिख लेना टॉपिक का नाम। कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? एक बार। कौन से सरफेस से हो रहा है? फ्लैट सरफेस से हो रहा है। ध्यान रखना, सबको डिस्टिंग्विश करके रखोगे ना यार, कभी फिजिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और कम से कम 5-6 बार पढ़ना, एकदम रटने टाइप से। समझ लिए हैं? अब हम फॉर्मूला को क्या करेंगे? याद कर लेंगे। समझ लिए हैं? अब हम फॉर्मूला को क्या करेंगे? ये सीख लेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है। बस आसान हो जाएगा फिजिक्स। अब लोगों को लगता है कि ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे ना, एग्जाम में जब आईटी का हम पेपर देने जाएंगे या सीबीएसई का पेपर देने जाएंगे, पहले हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम आर का वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, और फिर हम ये निकालेंगे। गेम ओवर। ठीक है, वही गेम खत्म। ठीक है। अरे डेरिवेटिव तो आपको पता है ना कि कैसे होता है, उतना नॉलेज को आप अपना साइड में रखिए। नंबर लाने से मतलब है, तो नंबर कैसे आएगा? नंबर याद करके आएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है। तो नहीं होता है ऐसा। और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो यही बोलेंगे, अरे तुम फॉर्मूला याद कर रहे हो, हम डिराइव कर रहे हैं। अरे वो भी याद कर रहा है, खाली बोलने का होता है। एग्जाम में डिराइव कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद रखने की जरूरत नहीं होती हैं, जो डिराइव ही करना होता है आपको एग्जाम। तो जब वो कुछ चीजें आएंगी तो आपको बता दी जाएंगी कि ये कुछ चीज भाई, इसको डिराइव कर लेना, इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। बट यही चीज बच्चे नहीं सीख पाते इस 2 साल में। जब तक में सीखते हैं तब तक में टाइम पास। सपोज दिस इज योर फ्लैट सरफेस। ऑब्जेक्ट जो है फ्लैट सरफेस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 दे रखा है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2.5 दे रखा है। बताओ इसका इमेज कहाँ है? लगाओ फॉर्मूला। पहले सिंगल सरफेस तो हो जाए, फिर देखा जाएगा 2 सरफेस। फिर 15 की जगह 20 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 20 कर लो, 20। कैलकुलेशन नहीं है अपना फोकस, अपना फोकस है कि आपको समझ में आया कि नहीं। 20 कर लो। ठीक है, डन। अब देखना ध्यान से, गड़बड़ क्या होता है एग्जाम्पल। 25 आया होगा। अब साइन कन्वेंशन आप इतना बार पढ़ लेते हो कि सर ये तो मेरा प्लस आ गया, है ना? 25 इधर आना चाहिए था। तो वो आप आधा नॉलेज लगा रहे होते हो। क्यों आधा नॉलेज लगा रहे होते हो? क्योंकि अगर आपका ये प्लस आ गया, तो अगर आप साइन ही देखना था तो यू को भी साइन के साथ रखना था, तब नहीं आता। यू को क्या रखते? -20। तो वी भी क्या आता? -25।
तो अगर आपको साइन के साथ ही करना है तो दोनों जगह लगाओगे ना, ये थोड़ी है कि खाली आंसर से खाली चेक करोगे। ठीक है, तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होता? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो तरीके से करता कि भाई ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट से राइट रे ऐसे निकल रहा होगा, लाइट रे का डायरेक्शन क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं? जो भी सरफेस दे रखा होता है उसके मिड पॉइंट से। तो यू का वैल्यू विल बी व्हाट? -20। मैं यहीं पर कर लेता भाई इसको, आपकी जगह होता तो। लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के चक्कर में ये करना छोड़ देते हैं तो आंसर भी क्या आता है? कंफ्यूजन में रहते हैं जीवन भर कि क्या होगा। तो मैं होता तो मैं ये करता, इसको क्या लिखता मैं? -25। तो इसका मतलब इमेज किधर आया होगा इसका? 20 तक तो यही था, इमेज कहीं यहां पर बना होगा। समझ आई चीज? देख लो ध्यान से। 25 पर बनाना है और किस दिशा में? माइनस दिशा में। समझ आई चीज? अच्छा, तो ये आपने पहले सरफेस से कर लिया। ठीक है, अब मान लो आपको एक और सरफेस इसके बाद लगा के दे दे, अब क्या करेंगे? यही खेल हो जाता है गड़बड़। इन दोनों सरफेस के बीच का वैल्यू दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। एक मिनट रुको। हाँ 10, जो आए 10 सेंटीमीटर। अब क्या सोचेंगे हम? सोचने वाला पार्ट है ये, फिजिक्स वाला पार्ट है। चलो पार्ट बाय पार्ट आते हैं। सेकेंड सरफेस को मान लो, फर्स्ट जो था, फर्स्ट ने अपना काम कर दिया, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड सरफेस को, सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? ओ होगा या आई होगा? बस इतना का आंसर करो। सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओ होगा या आई होगा? कैसे पता चलेगा? तो मान लो एक आदमी इस मीडियम में होता, इधर होता ही नहीं, तो उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर तो दिखता, दिखता नहीं दिखता? बट यही आदमी अगर इधर है, ठीक है, तो ये जो फ्लैट सरफेस है इसने इस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। ये समझ में आता है आपको? पहला वाला फ्लैट सरफेस ने ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। तो इसका मतलब सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है, सेकेंड सरफेस के लिए ये तो खत्म हो गया ना बेटा, वो तो है ही नहीं। क्या है उसके पास? आई। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने हमेशा आपको बोला है, एक से ज्यादा सरफेस अगर लगा दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? पार्ट बाय पार्ट। इसके लिए भी ध्यान रखना, सपोज कल को दो लेंस लगा दे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोलो। पहले हम इस लेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस लेंस से जो इमेज आएगा वो सेकंड वाले के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। जहां एक से ज्यादा लगा, आप तो एक पढ़ के गए हो, एक से अगर ज्यादा लगेगा तो आप क्या करोगे? तोड़ के देख लोगे। पहले को अप्लाई किया, अच्छा ये आ गया, अब दूसरे वाले के लिए वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इसी में 3 होता, क्या करते हम? एक बार और लगाते। समझ आई ये चीज? तो हमेशा रे ऑप्टिक्स में ये ध्यान रखना कि अगर
आप किसी चीज को एक के लिए पढ़ के गए हो, वही अगर मेरे पास तीन चार लगा दे, तो हमें क्या करना होगा? बस पार्ट बाय पार्ट हर को सॉल्व करना होगा। समझ आया? यही है फिजिक्स। इसके बाद तो मैथ्स है। क्वेश्चन करिए। दो फ्लैट सरफेस हैं। दिमाग में क्या चला? हम एक पढ़ के गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पार्ट बाय पार्ट लगाएं। हो गया? तो मुझे तो दो नहीं आता एक साथ सॉल्व करने के लिए, मुझे तो एक ही आता है। मैं क्या करूंगा? इसको भूल जाऊंगा। ठीक है, इसको भूलूंगा मैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी? म्यू टू बाय म्यू वन इंटू यू व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। एकदम पूरा ऐसे ही करना तुम लोग भी। कभी मत मतलब फॉर्मूला के नीचे जो मैंने आपको लिखवाया है वो पूरा चलना चाहिए दिमाग में, तब वो हमेशा याद हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी? 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू यू। यू इज हाउ मच? 10। हम क्या रखेंगे? -10। लेफ्ट है ना? लेफ्ट है तो -10 या +10 रखना हो तो फिर ध्यान रखना कि आपने उसको एज अ क्या माना है? सिर्फ आपने उसका मॉड्यूलस माना है। तो बस -10 के हिसाब से करो यार। क्या आएगा? -15। तो हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक। अब इसको भूल जाएंगे। ठीक है ना? इसको अप्लाई करने के लिए दिस विल बी माई ऑब्जेक्ट। और अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इस लाइन से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी? 15 + 10 25। ये समझ में आता है? तो जब आप सेकेंड टाइम लगाओगे तो रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड। इस केस में आपका फर्स्ट मीडियम क्या है? ये। सेकेंड मीडियम क्या है? रख दीजिए। कहां पर? -15 + 10 विल गिव यू -25। ये मार्क करना भूल गया मैं। तो 0.35 जा, इसको आप ऊपर लेते जाओ। कितना आएगा? 100/3। वो भी कैसा? माइनस में।
100/3 का रफ वैल्यू कितना होता है बेटा? 33 के अराउंड, 33 1/3। तो इसका मतलब फाइनल इमेज कहां बना होगा? इस पॉइंट से यहां, है ना? यही है 33.3 का मतलब, 100/3। ऐसा एक और लगा देता, कर लेते हम। तो समझ आए कैसे करते हैं? इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये मतलब सीबीएसई से थोड़ा आगे बढ़ गया, ये नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तीन भले पूछे नहीं पूछे, बट ये पूछ सकता है तो आसानी, कुछ तो है नहीं रॉकेट साइंस इसमें। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क आप करेंगे, इसको मैं भेज दूंगा। सेम है एकदम, थोड़ा सोचना है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये क्लियर है ये? इस पे कुछ पूछना है आपको? इस वाले फॉर्मूले पर जो भी था मैंने आपको सब सिखा दिया इसका, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ठीक ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये फिगर बनाया था, याद करो, और मैंने आपको बोला था कि वो डिराइव भी कर लेना, वही डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन, एपरेंट डेप्थ वाला, ये वाला। ठीक है, अब उसके बगल वाला तो सेकंड डायग्राम बनाओ। क्या है डायग्राम मैं समझाता हूं, पहले बनाओ इसको। बन गया? तो देखिएगा ध्यान से, ये पुराने वाले का ही एप्लीकेशन है, ये जो सीखा ना, इसी का एक पार्ट है। तो क्या है पहले वो देखो। मान लो दो रेज ऑफ लाइट है, एक ये और एक ये। ठीक, अगर ये दो अलग अलग मीडियम नहीं होते तो क्या होता? ये अपना सीधा ट्रेवल कर रहा होता, ये अपना सीधा ट्रेवल कर रहा होता, और दोनों कहां मिलते? इस पॉइंट पर। बट चूंकि है, क्या माना है? एयर। इसको क्या माना है? मीडियम या वाटर, मीडियम मान लेते हैं हम भी। चूंकि है तो हम कैसे बनाएंगे इसको? नॉर्मल। कैसा रिफ्रैक्शन होगा बेटा? रेयर से डेंसर की तरफ, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां ना मीट करके कहां मीट कर जाएगा? एकदम सेम चीज है, अगर आप देखोगे तो अभी मैं दिखा देता हूं। याद करो, पिछला वाला जब हमने किया था तो क्या होता था बेटा? यहां से रे निकला, वाटर सरफेस पर गया और अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही था। इसको पीछे करते थे। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस केस में हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ करता था, और ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलकर दूसरे मीडियम में जाती थी। यहां पर क्या हो रहा है?
लाइट रे एयर से मीडियम में आ रही है, मीडियम नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कहां पर बनता, ओ पर। क्योंकि मीडियम है तो इमेज बना है कहां पर, आई पर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, देखना ध्यान से। ये अगर टी हुआ करता था तो मुझे ये बताओ, ये वाली दूरी कितनी आती थी, टी बाय म्यू। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, दिख रहा है आपको। ये अगर x है तो ये क्या है, x बाई म्यू। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या होगा, म्यू एक्स। ये समझ में आता है आपको, लिख के देखो, लिख के देखो भी समझ में आएगा। ए ओ बाय ए आई, ठीक है। ए ओ बाय ए आई इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, ए आई का वैल्यू लिखो, ए आई क्या लिखोगे, ए ओ बाई म्यू लिखोगे। ये समझ में आता है। अब इसको लिखने का दो तरीका है। ए ओ को अगर एक्स मान लिया तो ए आई क्या आएगा बेटा, एक्स बाई म्यू, दिख रहा है अब, बोलो। ठीक है। लेकिन अगर ए आई को एक्स मान लिया, ए आई को एक्स मान लिया तो ए ओ क्या आएगा, म्यू एक्स। समझ में आया, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है, ये क्या है, मैथ्स है। दोनों, बच्चा तो किसी को भी मान सकता था। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहां पर ए ओ ये दूरी पता है, एक्स, तो ये क्या आएगा, म्यू एक्स। कॉमन सेंस भी है, कॉमन सेंस क्या बोलता है बेटा, ए आई जो है वो छोटी दूरी है या बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी। म्यू का वैल्यू वन से ज्यादा होता है या वन से कम, वन से ज्यादा। तो बड़ी दूरी के लिए म्यू को बढ़ा, मतलब बड़ी दूरी के लिए डिस्टेंस बढ़ाना होगा। एक्स को कैसे बढ़ाओगे, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, बस यही आंसर दिखा आपको। ठीक है। क्या आप मुझे ये कंसेप्ट लगाकर डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाओ, उसे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला। अगर ए ओ आपको एक्स दे रखा है, कैन यू टेल मी ए आई क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। ए आई बड़ा है या छोटा, बड़ा। बड़े वाले के लिए डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ये x दे रखा है तो ये x बाय म्यू होगा या म्यू x होगा, समझ आया। डायरेक्ट कैसे अप्लाई करोगे, बताओ यहां पर ए आई क्या होगा, अगर ए ओ एक्स दे रखा है तो। ए आई छोटा है, ए ओ अगर x है तो ए आई क्या होगा, x बाय। बाकी दोनों डायग्राम्स बनाइए, और सभी का डेरिवेशन ऐसे ही आता है जो आपने क्लास में किया है। पहले डायग्राम बनाइए, फिगर नंबर सी और फिगर नंबर डी।
सी नंबर वाला फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी वाला ये लिखना जरूरी बेटा, एयर और मीडियम। ठीक है, एयर का क्या मतलब है, म्यू क्या मान के रखा है, एक तरफ 1, दूसरी तरफ म्यू इज म्यू, ध्यान रखना। ठीक है, सी वाले फिगर को देखो, सी वाले फिगर को एक बार ध्यान से देखो, सी वाले फिगर, आपका सी वाला फिगर ऐसा है ना, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है। इसी फिगर को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसी फिगर को हम ऐसे बना रहे हैं, इधर क्या है, एयर, इधर क्या है, मीडियम। ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ठीक है, देखना डायग्राम कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगा। ठीक है, कैन यू ड्रॉ रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस, कोशिश करो। एकदम गच्चा नहीं खाना बेटा, सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मल बनाना। बनाया आपने? अच्छा, अगर ये सरफेस नहीं होता तो क्या होता, सीधा। चूंकि है, किधर बेंड करेगा बेटा, दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर। ये मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूं, कल को उल्टा भी हो सकता है, डेंसर से रेयर चला जाए तो क्या होगा, रेयर से डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल करा दीजिए, कराया। अब इमेज बनाने की, मैंने तो आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा, सिंगल सरफेस से अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, उसी को प्रूव कर दे रहे हैं। इमेज बनाने के लिए कितने डिस्टेंस, कितने रेस चाहिए, दो। तो एक रे तो ये नॉर्मल वाला हो गया। ठीक है, नॉर्मल वाला रिफ्रैक्शन अगर होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेट निकल जाएगा, ये हमने सीखा। और दूसरा रे, अब देखना ध्यान से, ये दोनों रे आगे कहीं मीट करेगा क्या, क्यों क्यों नहीं मीट करेगा, क्योंकि इट इज गेटिंग व्हाट, डाइवर्ज। ये पूरा फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये हम सीख रहे हैं कि आगे क्यों नहीं मीट करेगा, तो आगे नहीं मीट करेगा तो पीछे देख लेते हैं। तो पीछे अगर मीट कराओगे तो इसका मतलब पीछे जब भी खींचते हो रे, कैसे खींचते हो, एक्चुअल में तो है नहीं, रिफ्रैक्टेड रे को अगर पीछे खींचोगे तो इधर आएगा, और इस वाले रे को पीछे खींचोगे तो इधर आएगा, तो इमेज कहां बना, पीछे की तरफ, और कौन से लाइन से बना, डॉटेड, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल। समझ आई, इसमें कोई दिक्कत। अब बात आती है जो आपने लर्न किया कि बेटा अगर ये x है, छोटा वाला x है, तो बड़ा वाला क्या होगा, काम खत्म। ठीक है, तो आप लोग भी इसको एक बार वर्टिकली बना लो।
अच्छा, मान लो एक और लगा दें आप, इन दोनों के बीच का दूरी इज टी एंड यू ड्रॉ द रे डायग्राम। इधर एयर है ना, इस तरफ क्या है, एयर। ये मीडियम हो गया, एयर मीडियम और एयर, डू इट। एक और लगा दिया, अलग से करना, उसी में मत बनाना, ताकि आपका वो रिवाइज भी हो जाए। तो सेकेंड सरफेस पर अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता, बट चूंकि है, दिस इज मीडियम, दिस इज एयर, दिस इज एयर, तो डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कराओ, ऐसा कुछ बेंड होगा, ये आया आपका, ठीक है। और इसको अगर पकड़ के पीछे खींच दिया जाए, दिस विल बी योर फाइनल पोजीशन। इधर भी हो सकता है, बट क्या मान के चल रहे हैं, रेड के पीछे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ऐसा बना आपका। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये क्या है, एक्स, ये क्या है, म्यू एक्स, फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए अगर इसको आप लिखना चाहो, कौन से सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए, ध्यान से देखना यही गड़बड़ होगा। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस वन, ड्रॉ करो, लाइन बनाओ ऐसे। एकदम स्टेप बाय स्टेप करना बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, I1 वाला, व्हाट इज इट्स दूरी, टी प्लस म्यू एक्स आया। सेकेंड सरफेस के लिए इमेज कौन सा है बेटा, ये दूरी, हम सबको दिखना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट ये वाला है, इमेज ये वाला है सेकेंड सरफेस के लिए, तो इसको बढ़ाना होगा या घटाना होगा, इसको घटाना होगा। दिख रहा है सभी को, ये छोटा लाइन है और ये बड़ा लाइन है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ये वाला, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, टी प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय म्यू, लिखो।
ऐसा करो, इसको थोड़ा सा ना आगे बढ़ाकर इस पॉइंट को बी लिख लो ताकि आसान रहे। हमने किसका वैल्यू लिखा है? बी आई टू। कैसे लिखा? बी आई वन डिवाइडेड बाय म्यू। छोटा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिवाइडेड बाय म्यू। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं? एयर, मीडियम और एयर के लिए। ठीक है बच्चा? कैन यू टेल मी, अब दोनों को कंबाइन करके देखो, दोनों को कंबाइन करके देखो। ऑब्जेक्ट कहां था? ओ पर। फाइनल इमेज कहां बना है दोनों खत्म होने के बाद? आई टू पर। तो इसका मतलब कैन वी से दैट object has shifted this much? What is the shift? O I टू। O I टू को कैसे निकाल सकते हो आप? देखना जरा ध्यान से। अब मैथ्स है, फिजिक्स खत्म, फिजिक्स इज ओवर। हाउ वी कैन राइट ओ आई टू? तो ओ आई टू के लिए अगर हम ओ बी लिख लें, कैन यू से दिस ओ बी, और ओ बी में से बी आई टू को घटा दे तो क्या मिल जाएगा अपना आंसर? हाँ? तो ओ आई टू कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस बी आई टू। लिखो। कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ ओ बी? ओ बी क्या है? देखो ध्यान से। ए बी प्लस ओ ए, कैन यू सी दैट? ए बी क्या था? टी, और ओ ए क्या है? एक्स। तो कैन यू बी राइट ओ बी एज टी प्लस एक्स? तो बी आई टू का तो वैल्यू पता है, पुट कर दो। बताओ, बताओ, सॉल्व करो इसको। डन। सॉल्व करते हैं हम इसको। टी प्लस एक्स माइनस टी बाय म्यू माइनस म्यू एक्स बाय म्यू। माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। क्या बचेगा बच्चा? टी माइनस टी बाय। ऐसे करके लिख लो। ठीक है? और ब्रैकेट में क्या लिखना है? ये किसके लिए निकाले हो? एयर, मीडियम और एयर। फॉर्मूला अगर ढंग से याद करो ना तो कोई डेरिवेशन का भी जरूरत नहीं है। ठीक है? इसके लिए निकाले हो एयर, मीडियम और एयर। टी क्या था? दो रिफ्रैक्शन के बीच का दूरी, है ना? टी क्या था? दो रिफ्रैक्शन के बीच का दूरी। नाउ ये कहां एप्लीकेशन होगा इसका?
ये क्लास 10 में पढ़ा आपने। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के सामने अगर आप एक बड़ा सा ग्लास स्लैब लगा दो, ये क्या है? और फिर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, फाइनल शिफ्ट निकाल दोगे आप एक बार में? क्या है फाइनल शिफ्ट? सपोज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, एंड दिस इज एयर, दिस इज एयर। तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ ये निकाल दोगे आप एक लाइन में? एक लाइन में क्या है? टी इंटू 1 - 1/म्यू। ये मेमोराइज करके रखना है बेटा, ये अभी वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल है, देखना ध्यान से। एक चीज मैं समझा दूंगा, इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सीरियसली कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज दिस इज योर मिरर, और यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, से फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर मैं आपसे इसका इमेज डिस्टेंस पूछता, इसका फोकल लेंथ मान लो दे देता मैं आपको 10 सेंटीमीटर, तो आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f करके आराम से v निकाल लेते, साइन कन्वेंशन लगाकर ना। द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड। आपको क्या बोलता है कि हम ना इसके बीच में पहले लगा दिए हैं ग्लास स्लैब। क्या कर दिए हैं? ग्लास स्लैब। अब बच्चे परेशान, अब क्या किया जाए? लेकिन हमने क्या लर्न किया है? व्हाट वी हैव लर्न, एक से ज्यादा चीज अगर हो गई तो वी विल सॉल्व दिस एज पार्ट बाय। ये सब डिस्टेंस दे रखा होगा, ये वाली दूरी आपको दे रखी होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट, पहला स्टेप क्या होगा? मिरर को भूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मिरर को भूल जाएंगे और ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, तो ग्लास स्लैब के इधर क्या है? एयर। ये म्यू और ये एयर, तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ग्लास स्लैब के कारण यहां ना होकर कहां पर है? यहां पर है। ये शिफ्ट निकल जाएगा, बोलो, निकल जाएगा शिफ्ट। अब मान लो ये पूरा दूरी 15 था, उसमें से ये शिफ्ट हटा दोगे तो क्या ये वाला दूरी मिल जाएगा? तो जैसे ही आपको शिफ्ट मिल गया, किसका काम खत्म हो गया? ग्लास स्लैब का। तो क्वेश्चन क्या बच गया? बोलो। ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका इमेज बनाना है। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? जरा देखना एक बार। क्या? ठीक है, मैं भेज दूंगा, इसमें है नहीं शायद। I'll send it। तो ये बताओ, ये समझ में आया पार्ट बाय पार्ट कैसे ग्लास स्लैब पर आप काम करोगे? तो ग्लास स्लैब इज बेसिकली व्हाट? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस ये जो ग्लास स्लैब आपने अभी जो किया, ये जो डायग्राम बनाया आपने, तो यहां पर डायग्राम के ऊपर हेडलाइन लिखो, शिफ्ट ब्रैकेट में व्हेन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर देयर, व्हेन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर देयर, और ब्रैकेट में एक और, ये खत्म हो गया। उसके बाद एरो बनाकर लिखो, ऐसे एरो बनाकर लिखो, एयर, मीडियम एंड एयर, एयर, मीडियम एंड एयर। ठीक है बच्चा?
इतना काफी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर एक जगह छोड़ दो, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में आपको लिए भेज दूंगा, ठीक है, इसी को रीड करो, रिवाइज करो, फिर इसके आगे फिर कल की क्लास में देखा जाएगा। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, अप्लाई करना, और साथ रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स। एनसीईआरटी भी बोलेंगे करने के लिए, बट अभी नहीं, वी हैव टाइम। इतना करके आइएगा, कल की क्लास में रिवाइज करके आइएगा, जा सकते हैं। ज्यादा नहीं दिमाग खराब करेंगे, जो चीजें आराम आराम से हो सकती है उसको आराम आराम से करके करेंगे। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल का किताब ले लेना, हाँ आर एस अग्रवाल का किताब ले लेना, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी मैं क्लास में करवा दूंगा, ले आना, वही ले आना जो ठीक लगे। आर एस अग्रवाल ले लेंगे क्योंकि सारा सवाल उसी से आता है, ठीक है। तो पहले तो वो करेंगे ना बेटा, जो आने वाला है वो कर लेंगे, उसके बाद आपको मैं तो संगेज का करवाऊंगा आगे करके, और भी ज्यादा एडवांस है वो, तो पहले बेसिक कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसमें भी वही फॉलो करेंगे हम। इसमें हम पहले जो क्लास में, इसमें तो ऑलरेडी मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते पढ़ाते चल रहा हूँ साथ में, कि बाद में दिक्कत ना हो। इसमें हम पहले बेसिक कर लेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर आप जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है, वैसा करके करेंगे, तो साथ ही साथ हो जाए तो अच्छा है, कर सकते। जेई के क्वेश्चन